कहा ये भी गया है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, और असफलता के साथ में हम बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या आज हम यह जानने की कोशिश करें कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं असफल क्यों होते हैं? हम अगर असफल होते हैं, क्या हमने कभी कोशिश की है यह सोचने की कि हम असफल क्यों हुए? मेरा ख्याल है नम्रता किसी का माइक ऑन है, तो उसके हाँ, कारण 1 काफ़ी मिनट, डिस्टर्बेंस हो रहा 1 है। मिनट। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब जने अपना मैं भी अपने आप को म्यूट कर रही हूँ और आप सब भी म्यूट कर लें, ताकि कोई डिस मैं आगे बढ़ूँ? हाँ, अंकल आप प्रोसीड करें अब, जी, सबके माइक बंद हो गए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अगर कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, आज जैसे मान लो ये उदाहरण ले लें हम, कि आज हमने ये कार्यक्रम किया है, ज़ूम के ऊपर हम आके बैठे हुए हैं और यह कार्य अगर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अगर यह कार्यक्रम सफल होता है, तो क्यों सफल हुआ है? अगर यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है? चीज़ों को देखें, जो है हम खतरे उठाने से बचते हैं। अगर उठाने से हम बचेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अननेसेसरी रिस्क लें। हमेशा हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। इस प्रकार से आपने देखा होगा शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेके चलते हैं कि अगर कोई हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अंत में आपको यह पछतावा करना पड़े कि बदलाव लाने के लिए, चेंज लाने के लिए अगर हम उस वक़्त यह छोटी-सी रिस्क ले लेते, शायद यह बदलाव आ सकता था। लैक ऑफ परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिशों में कमी। आप स्लाइड के ऊपर पढ़ें लिटिल मोर परसिस्टेंस लगातार थोड़ा-थोड़ा सा लगातार कार्य करते रहना, लिटिल मोर एफर्ट्स थोड़े और प्रयास, थोड़ी और कोशिशें एंड व्हाट इट सीम्ड होपलेस फेल्योर में टर्न इंटो द ग्लोरियस सक्सेस। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम कोई कोशिश लगातार करते रहते हैं, तो जहाँ पर हमें दिख रही है कि असफलता हमें मिलेगी, वहाँ पे हमें सुनहरी सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो हमें कभी भी लगातार प्रयास हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में लगातार प्रयास करते रहें। अगर हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पाने की इच्छा है, लगातार प्रयास करते रहेंगे, नौकरी हमें मिलती है। नौकरी अगर हम कर रहे हैं, लगातार उसमें हम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते रहें, आगे पदोन्नति हमें मिलती रहती हैं और जो लोग लगातार कार्य करते हैं, वे कभी भी मैदान नहीं छोड़ते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, दृढ़ता और अड़ियलपन। दृढ़ता और अड़ियलपन में फ़र्क होता है। दृढ़ता हमेशा मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि अड़ियलपन घोर अनिच्छा का प्रतीक होता है। तो इन दोनों में ये फ़र्क करना सीखें। कोई भी आदमी केवल हीरो इसलिए नहीं होता है, वह बहादुर है, बल्कि वह हीरो इसलिए होता है कि वह 10 मिनट दूसरों से ज़्यादा बहादुरी के साथ में लड़ता रहा। आपने एक पिक्चर देखी होगी कौन पे नाम है देखिए अब भी मेरे को याद आ रहा था और अभी मैं भूल गया केसरी। केसरी पिक्चर आपने देखी होगी अक्षय कुमार की, जिसमें केवल वे 20 लोग थे और एक किले को लड़ रहे थे, जब तक उनके जान में जान थी। किला हार गए, लेकिन जब तक उनके जान में जान थी, तब
तक उन्होंने विपक्षी लोगों को कभी भी अपने किले के ऊपर आधिपत्य स्थापित नहीं होने दिया और आखिरी तक वे अपना किला बराबर मजबूती के साथ में लड़ाते रहे। कहीं पे असफल होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम असफल हो गए यानी हम अपने घर पे बैठ जाएँ या बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ में ग्रसित हो जाएँ। दरअसल मैंने जैसे पहले कहा कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। इसी के साथ में हमें और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हमें तुरंत कोई चीज़ चाहिए, हमारी इच्छा जो है वो फ़ौरन पूरी करने की चाह हमारे में रहती है कई लोगों की। The need of instant gratification distract us from the long term success। कोई चीज़ अगर हमें कोई जल्दी से मिल भी जाती है, हमें यह लंबी सफलता कभी नहीं देती है। यह हमेशा तत्कालीन सफलता रहती है। जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, वह अगर ये सोचता है कि 1 महीने में 10 किलो वज़न कम कर दूँगा और हो सकता है कि किसी कारण से या किसी वजह से या किसी तरीके से वो 10 किलो वज़न कम भी कर ले। लेकिन यह सफलता तात्कालीन रहती है, यह आगे लंबे समय तक क्यों नहीं रह पाती? कि अगर एकदम से आप 10 किलो वज़न कम करेंगे, तो आप जो है, आप अपने आप में कमज़ोर पाएँगे, आपको कमज़ोरी महसूस होगी। इसलिए हमेशा जो है लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में हमें सोचना चाहिए, त्वरित इच्छा शक्ति कभी भी नहीं रखनी चाहिए। लैक ऑफ प्रायोरिटीज़, हमारी कई बार जो है प्राथमिकताएँ हम लोग तय नहीं करते हैं और जब प्राथमिकताएँ तय नहीं होती है, इसमें समय की बर्बादी होती है। प्राथमिकताएँ तय नहीं है, इसका मतलब है कि ग्रॉस मिसमैनेजमेंट है आपके कार्यों में। अगर आपको प्रायोरिटीज़ तय करनी है, तो आपको अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति की प्रायोरिटीज़ अलग-अलग हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी-अपनी प्राथमिकताएँ रहती है। उस प्राथमिकताओं के साथ में हम चलें। अगर हमारी प्राथमिकताएँ हमेशा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार की होती है। शॉर्ट टर्म आज की प्राथमिकता भी हो सकती है कि आज मुझे क्या-क्या कार्य करना है, तो हम अगर लिस्ट बना के रख लें कि मुझे आज क्या-क्या कार्य करने हैं, तो उस लिस्ट में हम पहली प्रायोरिटी पे जो भी चीज़ पहले करना है, उसको रख कर अगर हम पूरे काम करें, शाम होने तक हमारी सारी प्रायोरिटीज़, हमारी सारी प्राथमिकताएँ खत्म हो जाती है। हम इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज़ भी रख सकते हैं। 2 साल की, 5 साल की, 5 साल के बाद में मेरा बिज़नेस कितना बड़ा होना चाहिए, मेरा संगठन कितना बड़ा होना चाहिए, मैंने कहाँ पे पहुँचना चाहिए, यह सब चीज़ें हम तय कर सकते हैं। तो सेट योर प्रायोरिटीज़ एंड लैक ऑफ टाइम इज़ एक्चुअली नॉट नथिंग बट लैक ऑफ प्रायोरिटीज़। लोगों को आपने सुना होगा टाइम नहीं मिलता, फलाना बोलते रहते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ नहीं रहती है, उनकी प्राथमिकताएँ वे डिसाइड नहीं करते हैं, क्या आप उनकी प्राथमिकताएँ हैं। लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स, यह अ, यह सबसे आसान चीज़ें हैं। लोग जो हैं, हम आसान रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम सफलता की सीढ़ी पहुँच जाएँ। अगर हमें कोई पद पाना है किसी संगठन में, तो हम कोशिश करते हैं शॉर्टकट अपनाने की। हम जो है, एक-एक पादान ऊपर चढ़ने की बजाय सीधे डायरेक्टली हम अध्यक्ष बन जाएँ। यह सफलता कई बार मिल जाती है, लेकिन लंबी सफलता कभी नहीं रहती है। और हमेशा यह कहा जाता है, हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तो कभी भी शॉर्टकट्स नहीं अपनाएँ। हमने देखा है अगर हमें कहीं जाना भी है, हम सोचते हैं कि शॉर्टकट का रास्ता कौन-सा होगा, तो हम उस शॉर्टकट से जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसमें काफ़ी रास्ता वो खराब था या तंग गलियों में से हम निकलते हैं, वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं। इसलिए शॉर्टकट ना अपनाएँ, एक जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके साथ में हम चलें, तो हमें आशातीत सफलता प्राप्त होती है। सेल्फिशनेस एंड ग्रिड, स्वार्थ एवं लालच, यह हमें सफलता प्राप्त करने से रोकता है। आप स्लाइड के ऊपर देख रहे हैं, हेट्रेड, घृणा, एरोगेंस, अहंकार, उद्दंडता, झूठी आशाएँ, लालच और स्वार्थ, ये 5 बातें हैं जो मनुष्य को जो है नष्ट करने में सहयोगी होती हैं। इन 5 बातों से हम अगर दूर रहेंगे, हम हमेशा अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं। कई बार आपने देखा है, तो अगर इन स्वार्थ को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं।
दूसरी जो स्लाइड में दूसरी उक्तियाँ मैंने दी हुई है, बहुत अच्छी लगी मेरे को। एज ऑफ सेल्फिशनेस एंड ग्रीड इज़ ओवर, द एज ऑफ काइंडनेस एंड जेनरोसिटी इज़ अंडर द वे। स्वार्थ और लालच का समय समाप्त हो गया है। उदारता और करुणा का युग प्रारंभ हो गया है। आइए हम इस युग के साथ में आगे बढ़ें और इस भावना के साथ में आगे बढ़ें। लैक ऑफ कन्विक्शन, दृढ़ता में कमी। अगर हमें दृढ़ता में कमी रहेगी तो हम कभी भी अपने आप को आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दृढ़ विश्वास में अगर कमी रहती है तो हम किसी बात पर अड़िग नहीं हो पाते हैं, हमेशा ढुलमुल रहते हैं। अगर हमें दृढ़ विश्वास हम में नहीं है तो हम में साहस की कमी रहती है। हम हमेशा बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं और गलत बात का विरोध नहीं कर पाते हैं। अगर गलत बात का हम विरोध नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे में विश्वास की कमी है। कर्म के बिना आस्था कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतजार नहीं करती है कभी, लेकिन आस्था चमत्कारों को जन्म देती है। इन चीजों को अगर ध्यान रखेंगे, दृढ़ विश्वास अपने में रखेंगे, हम सफल निश्चित रूप से हो सकते हैं। लोग 3 प्रकार के होते हैं। पहले वो होते हैं कुछ लोग जो किसी कार्य को अंजाम देते हैं। दूसरे वो रहते हैं जो किसी कार्य को अंजाम होते हुए देखते रहते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो जो अचरज करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये हुआ कैसे? इस कार्य को अंजाम कैसे दिया गया? तो हमें इन प्रकार के लोगों में शामिल होना है, ये हमको तय करना है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल लॉ, जो प्राकृतिक नियम है, कुदरत के नियम है, उसको हम अगर नहीं समझें, तो हम सफल नहीं होते हैं। बदलाव हमेशा कुदरत का उसूल रहता है। समय के साथ में बदलाव आता है। हम कई बार देखते हैं, जब हम छोटे थे, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, अब ऐसा होता है। आज जब हम बुजुर्ग हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे ज़माने में ये होता था। लेकिन हम जो है पीछे के ज़माने में जी रहे हैं, आज के वक़्त में नहीं जी रहे हैं। आज बदलाव के साथ में आप सभी आज अगर ज़ूम पे आए हैं, ऑनलाइन अगर आप आए हैं, निश्चित रूप से आप लोगों ने अपने आप में बदलाव लाया है और यह सीखा है कि किस प्रकार से हम इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से अलग-अलग स्थानों पर रहकर, दूर-दूर रहकर भी हम आज एकत्रित हो सकते हैं। अगर बीज को रोपित नहीं किया जाए, बीज अगर रोपित होगा तो पेड़ बनेगा, रोपित नहीं किया जाए तो सड़ेगा। बदलाव तो निश्चित रूप से आना चाहिए। लॉ ऑफ कॉज एंड द इफेक्ट, ये कहता है, ये सिद्धांत का मतलब ये है कि अगर हमारे पास में कोई कारण अगर है, उसका प्रभाव ज़रूर आएगा और प्रभाव हमेशा सकारात्मक या पॉजिटिवनेस तरफ रहता है। अगर कारण नहीं रहेगा, तो असर कभी भी नहीं आएगा। यानी बोने और काटने का सिद्धांत रहता है, जो बोओगे वो काटोगे। ये बहुत पुरानी उक्तियाँ चली आ रही हैं, नेचुरल लॉ है। और पाने से पहले हम देना सीखें। जब तक हम देना नहीं सीखेंगे, तब तक पाने का हक ना हमें है और न ही हमें मिलेगा भी। बीज बोएंगे तो कई गुना फसल काटेंगे, अगर बीज नहीं बोएंगे तो पड़े-पड़े सड़ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम उन चीजों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, हम उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसी है। तो एक जैसी सोच रखने वाले हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते हैं। गिला शिकवा करने वाले लोग हमेशा वो उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जो गिला शिकवा करने में, आज की अगर ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें जो भी कमियां रही होंगी या जो भी इसको क्रिटिसाइज करना चाहते होंगे, वो लोग एक हो जाएंगे। जो अच्छा कहना चाहते होंगे वो लोग एक हो जाएंगे। मॉरल लॉ क्या कहता है? मॉरल लॉ कहता है यू रीप व्हाट यू सॉ, यानी जो बोओगे वही काटोगे। और गोल्डन रूल ये है कि दूसरों के लिए वही करें जो स्वयं के लिए करोगे। यानी जो चीज खुद के लिए आप करना पसंद करेंगे, पहले वो दूसरों के लिए करो। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं।
सफल हो सकते हैं। अनविलिंगनेस टू प्लान एंड प्रिपेयर, योजना बनाना और उसकी तैयारी करने की अनिच्छा होना, यह हमेशा हमें देखा गया है। अगर हमने योजना बनाना है तो किसके लिए बनाएंगे? किसी लक्ष्य के लिए बनाएंगे। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य विदाउट अ प्लान इज जस्ट वेस्ट। यानी अगर हमने लक्ष्य को पहुंचने के लिए अगर हमने कोई प्लानिंग, कोई योजना नहीं तैयार की है तो वह एक दिवा स्वप्न रह जाएगा। लक्ष्य हमेशा दिवा स्वप्न की तरह दिखेगा। लेकिन अगर हमने योजना बनाई है तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जो एक जागते हुए सपने को प्राप्त करने से तरीका है। हमेशा आपने सुना है फेल टू प्लान इज प्लान टू फेल। धीमे-धीमे आगे बढ़ना हमेशा एक जगह पर खड़े रहने से ज़्यादा बेहतर है। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि सफलता और असफलता के बीच में उतना ही अंतर होता है। सफलता और असफलता के बीच में उतना ही अंतर होता है, जितना सही और लगभग सही के बीच में होता है। आप इस बात को ज़रा गौर फरमाना, बड़ा आनंद आएगा इस उक्ति में। सफलता और असफलता के बीच में उतना ही अंतर होता है, जितना सही और लगभग सही के बीच में होता है। तो अब अगर हमें तैयारी करनी है, तो तैयारी करने के लिए हमारे पास में क्या-क्या होना चाहिए? तैयारी अगर हमें करना है, तो सबसे पहले हमारे पास में इसका मकसद होना चाहिए और तैयारी जब हम करते हैं, तो हमारे में आत्मविश्वास बढ़ता है। पर्पज़ होना चाहिए। पर्पज़ है ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, मकसद होना चाहिए। उसके साथ में उसके उसूल और सिद्धांत होने चाहिए। प्लानिंग होनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए कि एक से एक स्टेप वाइज़ हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। प्रैक्टिस, अभ्यास या प्रशिक्षण होना चाहिए। दृढ़ता होनी चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, दृढ़ता के साथ में हमें कार्य करना चाहिए। साथ में धैर्य भी रखना है, पेशेंस रखना है और प्राइड यानी आत्म-गौरव की अनुभूति हमेशा हमें होनी चाहिए। अगर हम में आत्म-गौरव की अनुभूति नहीं है, आप हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही जीते हुए नज़र आएँगे। इसलिए आत्म-गौरव बहुत ज़रूरी है। गर्विष्ठ होना और आत्म-गौरव रहना इसमें भी फ़र्क होता है। तो ये छोटे-छोटी चीज़ें हैं, जिसमें फ़र्क करना हम सीखें। रैशनलाइज़ेशन, कई लोग जो है बहानेबाज़ी करते रहते हैं। जो लोग हारने वाले रहते हैं, हारने वाले लोग हमेशा बहानेबाज़ी करते हैं। नाकामयाबी की वजह बताने की कोशिश करते हैं, किस कारण से मैं नाकामयाब हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कई स्टूडेंट जो है वो कहते हैं नंबर उसको ज़्यादा इसलिए नहीं मेरे को ज़्यादा इसलिए नहीं दिए कि मेरे शिक्षक मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं जो है बहुत यंग हूँ, मैं बहुत ओल्ड हूँ, वगैरह-वगैरह इस प्रकार से मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसे अनेक बहाने रहते हैं। मेरे पास में एक पेशेंट आते हैं जिन्हें पढ़ना-लिखना बिल्कुल नहीं आता है। जो आज भी अगर उनको साइन करनी रहती है तो वो अपना अंगूठा लगाते हैं। वे लोहा मंडी में इंदौर की लोहा मंडी में ठेला चलाने का कार्य करते थे। ठेले के ऊपर लोहा ले जाते थे और एक जगह से दूसरे जगह तक ठेला ढकेलते हुए ले जाते थे। यहाँ से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की और इंदौर के डेली कॉलेज के सामने से जब वो निकलते थे, तो उनके उनके मानस पर यह रहता था कि मेरा बच्चा डेली कॉलेज में पढ़ना चाहिए, यानी उनका विज़न, उनका लक्ष्य ये था। उन्होंने कार्य किया, मेहनत की, उनका लड़का उस बहुत ही कॉस्टली डेली कॉलेज में पढ़ा। आज वह व्यक्ति जो ठेला चलाता था, वह मल्टी मिलियनर है। आज भी अशिक्षित है, पढ़ते-लिखते नहीं आता है, लेकिन उन्होंने कई युवाओं का जीवन बनाया है, अपने साथ में रहकर उस लोहा मंडी के व्यवसाय को उन्होंने सिखाया और उनको आगे बढ़ाया है। तो ये ऐसे उदाहरण रहते हैं, जो हमें कहते हैं कि बहानेबाज़ी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। नॉट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक, हम हमारी गलतियों से सीखते नहीं हैं। कहावत है कि ठोकर खा के ठाकुर बनता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जब हमें गलतियाँ हम करते हैं, तो गलतियों से हमें तजुर्बा मिलता है। लेकिन कभी-कभी हमारा अहंकार या अकड़ हमें सीखने से रोकती है। यह हमारे आड़े आता है, इसको हमें कभी आड़े नहीं आने देना चाहिए और गलतियाँ सभी लोग करते हैं। मिस्टेक्स आर मेंट फॉर लर्निंग नॉट फॉर रिपीटिंग। कभी भी हमें रिपीट नहीं करनी चाहिए
और गलतियों को सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? द बेस्ट वे टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक इज एक्सेप्ट द मिस्टेक एट द अर्लीस्ट। हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें, गलतियों से सीख लेना चाहिए। हम अपनी गलतियों को बार-बार नहीं दोहराएं। हम ये सबसे कॉमन चीज है, गलती अगर हम करते हैं या हम असफल होते हैं, तो उस असफलता का दोषारोपण हमेशा हम दूसरों के ऊपर करते हैं। तो उसने ऐसा किया, उसके कारण मेरा ये ऐसा हुआ। तो ये दोषारोपण करना बंद कर दें एंड डू नॉट कॉट इनटू इट। यानी हम अपनी गलतियों के उलझनों में उलझे नहीं, हम गलतियों को सुलझाते हुए बाहर निकले। दीज आर द बेस्ट वेज फॉर करेक्टिंग अवर ओन मिस्टेक्स। गलतियां होती हैं, गलतियां हम करते हैं और गलतियों से हमें सीखना चाहिए। हम आप लोग जो है इतने कार्यक्रम करते हैं, निश्चित रूप से आप बैठ के सोचते होंगे कि आज हमारे कार्यक्रम में क्या कमी रही या क्या गलती हमने की जो अगली बार हम रिपीट नहीं करें। तो दिस इज द वे यू कैन इम्प्रूव अपॉन योरसेल्फ। और जब आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो निश्चित मानिए सफल होने के अलावा आपके पास में और कोई दूसरा मार्ग रहता ही नहीं है। इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज आवर ओन अपॉर्चुनिटीज। हम जो है अवसरों को नहीं पहचानते हैं। अभी कोविड का कार्यकाल गया, लॉकडाउन में जो है जिन लोगों ने अवसर को पहचाना, अपने घर में बैठकर कोई नई चीजें सोचने की कोशिश की, यह आज जो जूम प्लेटफॉर्म आया है या यह पॉपुलराइज हुआ है, यह पहले से भी था लेकिन हम लोगों ने कभी अपनाया नहीं। लेकिन ये लॉकडाउन में हमने इसको अपनाने का प्रयास किया और अपनाया। और आज बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे प्रशिक्षण इन ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, अलग-अलग दूसरे भी हैं, उनके माध्यम से ये होते हैं। तो अक्सर हम अपने अवसरों को पहचानते नहीं हैं। हम अपने आप में जो क्षमता है उसको हम पहचानते नहीं हैं। हम उसको पहचानें, हमारी कमियों को पहचानें, आने वाले अवसरों की ओर हम देखते रहें और अवसरों में आने वाली बाधाओं को हम चिह्नित करें, उन बाधाओं से कैसे पार कर सकते हैं, इसके बारे में सोचें, तो सफलता हमेशा हमारे साथ में रहेगी। आसमान को हम हमेशा छू कर रहेंगे। डर, डर बहुत लगता है, असफल होने का डर लगता है, अस्वीकार होने का डर लगता है, तैयारी नहीं होने का डर लगता है, गलत फैसले लेने का डर लगता है। इस डर को फियर FEAR को जो इलाबोरेट किया है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, यानी झूठे सबूत सच लगने लगते हैं। कभी-कभी आपने कहा होगा कि कोई झूठ अगर बार-बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। तो यह फियर जो है हमेशा हमें तकलीफ देता है, सफलता में आगे बढ़ने से हमें रोकता है, यह एक अवरोध है। और इसको हम दूर कर सकते हैं। अब किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? हम शर्माना छोड़ें। हम कई बार जो है हिचक की वजह से कोई प्रश्न नहीं पूछ पाते क्योंकि लोग सोचते हैं हम सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे कि इतनी आसान बात पूछी, इतना भी नहीं आता। तो हम ये शर्माना छोड़ें, मुसीबत का सामना करना सीखें। मुसीबत का सामना करेंगे, निश्चित रूप से हमारे अंदर का डर खत्म होगा। गलतियों से सीखें, अंतर्मुखी न रहें कभी भी। अगर हम अंतर्मुखी रहते हैं तो हम कहते हैं ना, अंदर ही अंदर कूदता रहता है, तो अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए। जो भी अपने मन में बात है, उसको बाहर निकालना चाहिए, तो निश्चित ही हम अपने डर को दूर करेंगे। हम अपने अंदर छुपे हुए डर को ललकारें। जिस प्रकार से हम कभी दूसरे को ललकारते हैं कि तू मेरी गली में आके तो देख, तो हम अपने डर को ललकारें, तुम मेरे तो आके देख। ये चीजें जो है हमें कर रही थी, टीम बिल्डिंग के बारे में बात हो रही थी आप लोगों में कि किस प्रकार से टीम बिल्डिंग या किस प्रकार से आप टीम को आपने चुना है आशा जी।
टीम को चुनते वक़्त आपने अनेक चीज़ों को ध्यान में रखा होगा, अनेक बातों को ध्यान में रखा होगा और आपने उन टैलेंट्स को निकाल कर उसमें अलग-अलग पदों पर आपने आसीन किया होगा। तो यह कहा जाता है 52% लोग जो टैलेंट को चुनने का कार्य करते हैं, वो कहते हैं कि यह सबसे कठिन कार्य रहता है, उपयुक्त टैलेंट को चुनना। और आज आशा जी आपने यह इतना अच्छा कार्य किया हुआ है, इतनी अच्छी टीम बनाई है, आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था जिसको आप बहुत अच्छा साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं और बहुत सारे इनोवेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैंने अपने जीवन में केवल 25% बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया है। आप देखें अगर उसने बौद्धिक क्षमता 100% की होती तो कितना अधिक इनोवेशन होता। और विलियम जेम्स बोलते हैं कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में 10 से 12% ही अपनी क्षमता का प्रयोग करता है। तो हम अपनी क्षमताओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना सीखें और अपने टैलेंट को यूज़ करना सीखें। न केवल इतना लेकिन अपने सॉरी अधीनस्थ रहने वाले लोगों में जो टैलेंट है उसको भी बाहर निकालने की कोशिश करें, उनके साथ में रहें। जैसे कि अगर हमारे पास में अगर हम किसी हमारे पास हम अगर कोई कंपनी लेकर चल रहे हैं, किसी कंपनी में हम कार्यरत हैं या हमारा कोई व्यवसाय है, कोई शॉप है जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे लोग कार्य करते हैं, उनके साथ में अच्छे से संवाद बनाए रखें, कम्युनिकेशन उनके साथ में अच्छे से रखें, उनको अपनी क्षमताओं को दिखाने का अवसर दें, उन्हें अपनी बातों को भी कहने का अवसर दें, उनको उचित समय पर उनको जो है उनकी प्रशंसा करें और उनको मार्गदर्शन भी उचित तरीके से देवें। एक उच्च दर्जे का मार्गदर्शन अगर आप अपने अधीनस्थ लोगों को देंगे, तो जीवन भर आपको हमेशा याद रखेंगे। लैक ऑफ डिसिप्लिन अनुशासन की कमी, यह एक सामाजिक रोग है। समाज में बहुत अधिकतर यह पाया जाता है। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से कचरे का ढेर जो है हम बना के रखते हैं। आजकल इंदौर में यह चीज़ खत्म हो रही है, नहीं मिलती है पर फिर भी लोग जो है अनुशासनहीनता दिखाते हुए सड़कों पर थूकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इज़ अ कॉमन डिसीज़ इन आवर सोसाइटी और अनुशासित अगर हम रहते हैं, तो कार्य संभव होते हैं, निश्चित जीवन शैली होती है और हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है, हम संचित रहते हैं और अनुशासनहीनता की कीमत हमेशा अनुशासित होने से ज़्यादा होती है। इन चीज़ों को हम याद रखें और आई एम रियली सॉरी। डिसिप्लिन इज़ द फाउंडेशन अपॉन व्हिच ऑल द सक्सेस इज़ बिल्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुशासन जो है सफलता की बुनियाद है, सफलता की नींव है। इसको हम हमेशा ध्यान में रखें तो अनुशासित रहना सीखें। पुअर सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास की कमी जिनके होती है उनमें नकारात्मक विचार आते हैं। नकारात्मक विचार जब आते हैं अपने आप चिंता और तनाव उत्पन्न होता है। चिंता और तनाव जब उत्पन्न होता है तो मन ही मन हीन भावना उत्पन्न होती है। हीन भावना जब उत्पन्न होती है वह जो है हमेशा फीलिंग ऑफ फेल्यूर, वह मानता है, अपने आप को दोष देता है कि असफलता का मुख्य दोषी वही है। एक अपने आप को दोषी मानता है, आत्मसम्मान में और ज्यादा कमी आती है। यह एक सर्कल चलता है। अपने आत्मविश्वास को, आत्मसम्मान को हमेशा स्ट्रांग बनाए रखें कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ और मैं निश्चित रूप से यह कार्य करता हूँ। यह आत्मसम्मान की कमी एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही गिना जाएगा। लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी, हमेशा ये कहते हैं कि ज्ञान अगर जिनमें ज्ञान की कमी रहती है, ज्ञान की कमी वाले लोग हमेशा उलझे हुए रहते हैं, उलझन में रहते हैं, वे हमेशा ढुलमुल रहते हैं, वे विकल रहते हैं, वे व्यग्र रहते हैं, वे अस्त व्यस्त रहते हैं और वे अस्पष्ट भी रहते हैं। वो कभी भी स्पष्ट दिशा में नहीं जा सकते हैं। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान की कमी जो है वो इसका मतलब है कि अज्ञानता, अज्ञान होना, पिछड़ापन, निरक्षरता
और जागरूक न होना, यह सब ये ज्ञान की कमी की श्रेणी में ही आएगा। तो हमें जो है जागरूक रहना है और अज्ञानी नहीं रहना है। एलास्टिक एटीट्यूड, जो लोग भाग्य पे भरोसा करके जीते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता उनको कभी नहीं मिलती है। आप सभी लोगों ने कहानी सुनी है कि एक गाँव में बाढ़ आई, बाढ़ में मोहल्ले के लोगों ने कहा कि भाई चल बाढ़ आ रही है, पानी बढ़ रहा है, तो भगवान भला करेंगे। फिर बाढ़ बढ़ती गई, वो आदमी अपने छत पे चला गया, नाव आई ले जाने के लिए, बोला भगवान मेरे को देख रहे हैं, भगवान मेरे को बचाएँगे। हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर को भी मना किया कि भगवान बचाएँगे। अंततः वो स्वर्ग में पहुँच गया, भगवान को पूछा कि भाई मैं तेरे हमेशा इतना ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, मैं इतनी भक्ति करता हूँ और आपने मुझे बचाया नहीं। तो भगवान ने कहा मैंने तेरे को 3 बार तेरे पास में मैं खुद आया, लेकिन तूने तीनों बार मेरी बात मानने से इनकार किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाग्यवादी नज़रिया कभी नहीं रखना चाहिए। लैक ऑफ पर्पस, उद्देश्य की कमी। मैंने पहले भी बताया कि जब हमें तैयारी करनी है तो हमारा मकसद होना चाहिए, हमारी उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य नहीं होगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप इस स्लाइड में पढ़े, देयर आर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट डेज इन योर लाइफ, द डे यू आर बोर्न एंड द डे यू नो व्हाई। आप कब पैदा हुए यह एक इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्यों पैदा हुए ये जिस दिन समझ में आ जाएगा, आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। आप उस उद्देश्य को लेकर आगे चलेंगे, तो निश्चित रूप से अपने पर्पस को, अपने उद्देश्य को बनाए रखें, उद्देश्य को पहचानें। साहस की कमी, साहस और चरित्र, ये दोनों का जो मेल है, ये कामयाबी का नुस्खा है। जिनमें साहस की कमी होती है, वे अपनी नाकामयाबी छुपाने का प्रयास करते रहते हैं और दर्शन शास्त्र का साथ लेते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे छत की ओर देख के फिर कुछ न कुछ बोला करते हैं ना, अपने आप को दार्शनिक बताने की कोशिश करते हैं। क्या सही है यह आप जानते हैं, पर उसे सही अगर नहीं कह पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप में साहस की कमी है। प्रोक्रास्टिनेशन, टालम-टोली करना, कई बार आपने देखा है कि आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। ये टालम-टोली वाला जो नज़रिया रहता है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। और अंतिम 2 स्लाइडें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सफलता के सूत्र क्या हो सकते हैं? कि सफलता के सूत्र ये है, प्ले टू विन नॉट टू लूज़, जीतने के लिए खेलो, हारने के लिए नहीं। दूसरों की गलतियों से सबक लो, जो पाया है उससे ज़्यादा देने की कोशिश करो, दूर की सोचो, वो विज़न, अपने मजबूत पहलुओं को पहचानो, जो आप में है, जो आप में प्रतिभाएँ हैं, उसको पहचानने की कोशिश करें और कुछ दिए बिना कुछ पाने की उम्मीद ना करें। व्यापक तस्वीरों को देखें और आगे बढ़ें, सच्चाई के साथ में समझौता नहीं करें, अपने ज़मीर को ज़रूर देखते रहें। ये सफलता के चंद सूत्र हैं। क्या करें, क्या न करें, इस पे हम बात करते हैं। तो क्या न करें, अपनी काबिलियत पे अविश्वास न करें, डरे नहीं, स्वार्थी न रहें, व्यग्र या हड़बड़ाहट में न रहें। क्या करें, सोच समझकर खतरे उठाएं, दृढ़ता रखें, दृढ़ निश्चयी रहें और किसी भी तस्वीर को व्यापक रूप में देखें। हर एक का आसमान अलग-अलग होता है। हमें हमारा आसमान बनाना है। हम उस आसमान को बनाने के साथ में उस आसमान को छू सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे आज आप लोगों ने आमंत्रित किया और कुछ बोलने का अवसर दिया। मुझे 40 मिनट का समय दिया था। हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा समय लिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को मुझे सुनने के लिए। बहुत ही सुंदर बिहानी साहब, आपका जो आज उद्बोधन रहा, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में जिस तरह से आपने हमें मोटिवेट किया है और जिन शब्दों को प्रतिभा को पहचाने, व्यग्र न होके दृढ़ निश्चयी रहें और हर एक का आसमान अलग अलग होता है, तभी हम आसमान छू सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में
बहुत बहुत मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और छोटे से 4 लाइन में आपकी सारी बातों का उसको समावेश करना चाहूंगी कि सफलता की सीढ़ियां आपको बुला रही है। सफलता की सीढ़ियां आपको बुला रही है। सीढ़ियां कितनी भी हो, कठिन क्यों ना हो, अगर आप चढ़ना शुरू कर देंगे तो आज नहीं तो कल आसमान अवश्य छू लेंगे, आसमान अवश्य छू लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका आशा जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद अंकल, बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में, आप जरूर पढ़िएगा। आपने बहुत अच्छे से आज के इस कार्यक्रम में सबको मोटिवेट किया, क्योंकि ये वाला सेशन, अब ये जो सत्र हम चालू करने जा रहे हैं, ये पूरा मोटिवेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे रहेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम के लिए। आपको थोड़ा थैंक यू सो वेट मच। करना पड़ा, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ नहीं आपको। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों की इजाजत हो तो फिर मैं दूसरे कार्य में मग्न हो बिल्कुल जाऊंगा, तो क्या मुझे इजाजत दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल अंकल, आपने बहुत इतना बहुत समय दिया धन्यवाद आप उसके लिए सभी को। बहुत बहुत आशा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप सभी लोगों के बीच में आके। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे, सफल होते रहे, यही कामना मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम 1 मिनट लेफ्ट हो गए क्या यार? नहीं, दिख रहे हो दिख रहे नम्रता, लेफ्ट हैं अंकल, बियानी अंकल? शायद वो निकल गए। हाँ, वो निकल गए हैं नम्रता। निकल हाँ, गए, मेरे को ध्यान में नहीं रहा, एकदम लेट हो गया था थोड़ा सा। तो उर्वशी जी क्वेश्चंस करने वाली थी उनसे कुछ, पर उनका शायद कोई टाइम हो बात नहीं गया था। नम्रता, शायद डॉक्टर बिरयानी जल्दी हाँ में थे। हाँ, एक्चुअली उनका टाइम हो गया था, उनका क्लिनिक का टाइम हो जाता है एक्चुअली। जी जी, कोई चलिए बात चलिए, इस कार्यक्रम को कुछ चंद पंक्तियां और बोलना चाहूंगी मैं। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, तो आप सभी से शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर आज। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में मेरे सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो कार्यक्रम की अंतिम कड़ी की ओर हम लोग जाएंगे। मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय हमारी समिति प्रमुख मंगल जी मर्दा को, कि वे अपने विचार एवं आभार प्रस्तुत करें। नम्रता, 15 तारीख की सूचना दोबारा दे दो, जिससे हाँ। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। हाँ, एक बार मैं वापस आप लोगों से मुखातिब होना चाहती हूँ कि 15 तारीख को व्यक्तित्व विकास समिति के अंतर्गत एक और कार्यक्रम हम लोगों ने लेने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी अभी प्रारंभ में आशा आंटी ने आप सभी को दी थी। पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये प्रोग्राम आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग चालू कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट प्रोग्राम होगा और आप सब जरूर से अटेंड करें, निश्चित रूप से आपको उसका फायदा मिलेगा। तो आप सभी प्रदेश अध्यक्षों से, संयोजकों से मेरा निवेदन है कि अपनी पूरी टीम को थोड़ा सा मोटिवेट करें और 15 को भी प्रेजेंट रहें, क्योंकि 18 के बाद फिर हम 1 महीना भी छुट्टी बनाने वाले हैं। तो अभी आए सब लोग, 18 तक रेगुलरली अटेंड करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री यहाँ पे होंगे और हमारे प्रभारी भी यहाँ मौजूद हैं। तो नम्रता, एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे आंचलिक पदाधिकारियों का भ्रमण शुरू होने वाला है और मेरा सभी प्रभारियों से निवेदन रहेगा कि अभी 1 महीना हम अपने कार्यक्रमों को रोक दें, क्योंकि जो हम लेना चाह रहे हैं भ्रमण में, सिर्फ हम पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण ही नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारी जानकारियों का समावेश है और इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय संगठन को मिलेगी। और मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि ये हमारे पदाधिकारियों की एक तरह से प्रतियोगिता है कि कौन कितना सुंदर भ्रमण करके ज्यादा से ज्यादा जानकारियां इकट्ठी करके राष्ट्रीय संगठन के पास भेजता है। तो इसलिए हमको उन्हें मौका देना चाहिए पूरा। और अभी समितियां हमारी 18 तारीख के बाद
थोड़ा सा 1 महीने के लिए शांत हो जाएं, फिर हमारे अधिवेशन फिर शुरू होने वाले हैं और समितियों को फिर आगे बहुत सारा मौका मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल आंटी को मंगल आंटी को पोस्ट करिए नम्रता। ज्योति आंटी, ज्योति आंटी आपको करना पड़ेगा, मंगल आंटी को को होस्ट बना दीजिए प्लीज। अच्छा बना रही हूँ। आंटी अनम्यूट करिए आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद ज्योति जी, आपने बना दिया मुझे, नहीं तो मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले बोल देते यार। कुछ कुछ बातें ऐसे ही समझ लेते हो ज्योति जी, आप तो मेरे मन की। चलिए, सभी को सादर जय श्री कृष्ण। संवाद अपनों से बहुत अच्छे से आज हमारे शीर्ष वर्तमान पदाधिकारियों के साथ संवाद हुआ। ये सब हमारे अपने हैं, देर ही सही, लेकिन आज इनके ज्ञान के भंडार के से बहुत बहनों की हमारी तृष्णा शांत जरूर हुई है। व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति, इस समिति द्वारा संगठन के हर कार्यकर्ता के अंदर छुपा टैलेंट हमें बाहर लाना है, संगठन के कार्यप्रणाली से उन्हें जागरूक कराना है, संगठन के प्रति मन में एक विश्वास पैदा करना है। मेरी प्यारी बहनों, मंजिल करीब है, राहें बेकरार है। मंजिल करीब है, राहें बेकरार है, बस आप चल पड़ो, मंजिल को आपका इंतजार है, मंजिल को आपका इंतजार है। जी हाँ, खुद में निखार लाना है तो हमें बदलना ही पड़ेगा। माना कि जीवन में कांटे बहुत हैं, लेकिन कुछ फूल भी तो कभी आए होंगे। क्या उन फूलों को हमने संजोया नहीं? जरूर संजोया है, लेकिन कांटों को सहलाकर खुद के साथ औरों को भी दुखी करने का काम हम बहुत अच्छे से करते आए हैं। असंभव शब्द को हमें हटाना ही पड़ेगा। हम सब में वो ताकत है जो असंभव को संभव बना देती है। कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल में से इम को हटा दो तो सब कुछ पॉसिबल है। अशक्य शब्द से अ को हटा दो तो शक्य सब कुछ है, और असंभव से अ को हटा दो तो सब कुछ संभव है। इस व्यक्तित्व विकास समिति के तहत हम आप में आत्मविश्वास भरना चाहते हैं। जब कुछ तकलीफ होती है तब हसीन पल याद करो और आपका आत्मविश्वास उस टाइम पे जरूर लौट आएगा। आज डॉक्टर जवाहर जी ने भी बहुत कुछ बातें हम सबसे शेयर की है। प्रशिक्षण के हर कार्य के लिए कितना आवश्यक है, इस बात पे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हमें पहले सोचना होता है। दृढ़ विश्वास हमेशा साहस को जन्म देता है। आपकी की हुई सभी बातें निश्चित ही हम बहनों को प्रेरणास्पद रही होगी। डॉक्टर जवाहर जी बिहानी, हम दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करते हैं। भाई साहब चले गए हैं, लेकिन हमारी बहन यहाँ है मंगलजी सिंह, वो उन भाई साहब की बहन है, तो जरूर में मुंदड़ा पहुंचा दी। महासभा के महामंत्री आज इस कार्यक्रम में पधारे, बहुत दिल से आपने हमें शुभकामना दी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई साहब जी, आपका भी। हमारी समिति आप सभी का दिल से राष्ट्रीय महिलाओं की समस्या का निवारण किया है। उनके मन में कई सवाल कई दिनों से थे, तो जो आज इस माध्यम से आपने उनके सब मन के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपने निवारण कर दिया है। आप एवं पूर्व अध्यक्षाओं के मार्गदर्शन से ही व्यक्तित्व विकास एवं कार्य प्रशिक्षण समिति हर कार्य बहुत अच्छे से और सुचारू कर रही है।
आभार मेरी संगठन की बहनों का जो आज कार्यक्रम का हिस्सा बनी और सभी की उपस्थिति से आज के ये कार्यक्रम को 4 चांद लग गए। कैसे करूं आभार सभी का, हर एक पल है स्नेह भरा। कैसे करूं आभार सभी का, हर एक पल है स्नेह भरा। आप सभी आए प्रेमवश, आप सभी का दिल से आभार, दिल से आभार, दिल से आभार। जय हिंद। धन्यवाद नम्रता। आगे के कार्य बस अब आंटी राष्ट्रगीत करें ना आशा आंटी? हाँ हाँ कर वर्षा जी शेयर करिए तो राष्ट्रगीत प्लीज। हम लोग सब खड़े हो जाएं प्लीज। यस मैं कर रही हूँ। हाँ। जी। आवाज नहीं चालू करी क्या? वर्षा जी साउंड ऑन करिए।